नमस्कार दोस्तों, मैं अंजित यादव आपका यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपके लिए आपके एग्ज़ाम को देखते हुए जो अभी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का डेट अनाउंस होने वाला है, उसके परिप्रेक्ष्य हम आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आए हैं। और ये वीडियो आप लोग अच्छे से इसको देखिए और फॉलो करिए। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो हम शुरुआत करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हम पहले को देखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला दिखाई दे रहा है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हमारा कराने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि अगर बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा। एनिमल किंगडम में कुछ ऐसे जीव हैं, उनके ब्लड को लेकर के उनका रंग कैसा होता है या फिर उनमें शोषण किस तरीके से होता है, इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है गुलाबी एंड ऑप्शन डी है काला। तो हम सीधे आंसर पे आते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा नीला। थोड़ा सा हम ऑक्टोपस को समझेंगे। एक्चुअली में ऑक्टोपस से कुछ और फैक्ट क्या निकल के आ सकते हैं, आपको बता दें। ऑक्टोपस जो है ये एनिमल किंगडम में मोलस्का संघ का प्राणी है। ऑक्टोपस मोलस्का संघ का प्राणी है और ऑक्टोपस को हम डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किस जीव को डेविल फिश के नाम से जानते हैं, तो वो है ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस मोलस्का संघ का प्राणी है और इसे हम डेविल फिश के नाम से जानते हैं। और इस फैक्ट को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डेविल फिश के नाम से किसे जानते हैं, तो ऑक्टोपस को। और ऑक्टोपस से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण लास्ट फैक्ट ये है कि ऑक्टोपस का जो शरीर होता है, जो इसकी संरचना होती है, ये 8 भाग में डिवाइड होती है। कितने भाग में? 8 भाग में डिवाइड होती है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन निकला है, कौन सा ऐसा जीव है जिसका शरीर 8 भुजाओं यानी 8 भागों में बटा होता है, वो है ऑक्टोपस। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फैक्ट क्लियर हो रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, क्या है? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है? ठीक है, तो हम ऑप्शन बी पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी जड़ है, ऑप्शन सी जाइलम एंड ऑप्शन डी है डंठल। तो इसका सही आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में अपने लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। और उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो इसका आंसर, जो राइट आंसर है, वो है जाइलम। यहाँ से आपके दो तरीके से क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे आपसे ये पूछा कि पौधे में पानी और खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो इसमें जो सही आंसर है आपका दिख गया, जाइलम। इसी तरीके से यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है। वो निकलता है कि पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, पौधे में जो खाद्य पदार्थों का परिवहन है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। और आपने जाना कि पानी और खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है? वो होता है जाइलम के द्वारा। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी बोली भाषा कौन सी है? दोस्तों, इस क्वेश्चन के पीछे कराने का हमारा मकसद ये था कि आपको आज के क्वेश्चन का जो थोड़ा सा ट्रेंड है वो पता चल जाए। क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा, पूछा है दूसरी सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा दुनिया में। खास करके अब तक एग्जाम में फर्स्ट केवल रैंकिंग पूछी जाती थी क्वेश्चन की, लेकिन यहाँ पे आपको दूसरा रैंकिंग पूछा गया है। तो यहाँ से आपको यह समझना है कि आप अगर इससे संबंधित रैंकिंग कोई भी पढ़ते हैं तो आपको केवल फर्स्ट और लास्ट नहीं देखना है, आपको और रैंकिंग जैसे 2 या 3 नंबर तक रैंकिंग आप देख सकते हैं। तो हम अब क्वेश्चन पे अपने आते हैं। जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है मैंडरीन, ऑप्शन बी है स्पेनिश एंड ऑप्शन सी है अंग्रेजी एंड ऑप्शन डी है हिंदी। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंग्रेजी, ऑप्शन सी। समझ में आया आप लोगों को?
अच्छा, अब बात करते हैं, अगर दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी बोली भाषा अंग्रेजी है, तो पहली सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपको सीधे सीधे ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है मैंडेरिन। जो ये मैंडेरिन है दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और इसी को हम चीनी भाषा के नाम से भी जानते हैं। किस भाषा के नाम से? चीनी भाषा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया? चीनी भाषा दुनिया में बोले जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषा चीनी भाषा, दूसरी भाषा अंग्रेजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसमें दोस्तों अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन में थोड़ा सा एरर हो गया है, इसको आपको हम बता दें, यहाँ चार्ल्स डार्विन होना चाहिए, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, अब हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी है एल्बर्ट आइंस्टीन, एंड ऑप्शन डी है आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर है, जो सही आंसर है ये है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत में अपने ये बताया था कि जो जीवों का विकास किस तरीके से हुआ, और उसी सिद्धांत को आपसे इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा हो गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझिए और इसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन को इसी रूप में ये रिपीटेड करके पूछा गया है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आपसे हम ये भी वहाँ पर कहेंगे कि जो पंचतंत्र के लेखक पूछा है, इतिहास का क्वेश्चन है ये। इतिहास से आज के टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे वो लेखक या पुस्तकों के नाम पूछ रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको ये पर समझ में आना चाहिए, इतिहास में प्राचीन इतिहास से लेकर और मॉडर्न हिस्ट्री जो आपका है, मॉडर्न इतिहास है, उसमें जो भी महत्वपूर्ण किताबें हैं उनके पुस्तकों के लेखक और पुस्तकों के जो नाम है वो पता होना चाहिए। तो वहीं से क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन अगर हम ए देखें विशाखा दत्त, ऑप्शन बी है आर के नारायण, एंड ऑप्शन सी है वात्स्यायन, एंड ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो जो इसका सही आंसर है, डी इज द राइट आंसर, विष्णु शर्मा। थोड़ा सा पंचतंत्र का जो पुस्तक है इसके बारे में थोड़ा सा हम व्याख्या करें, तो जो पंचतंत्र जो पुस्तक है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, और ये जो पुस्तक थी मौर्य प्रशासन के टाइम में, यानी मौर्य काल के टाइम में लिखी गई पुस्तक थी इनकी। मौर्य काल के टाइम में लिखी गई पुस्तक थी। और उसके बाद अगर हम ऑप्शन देखें, ए में विशाखा दत्त दिखाई दे रहा है, इनकी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस। अब हम अगर दोनों पुस्तकों की तुलना करें, मुद्रा राक्षस और पंचतंत्र, तो जो पंचतंत्र है आपको हम पहले बता दिए मौर्य काल में लिखी गई थी, लेकिन ये जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है ये गुप्त काल की पुस्तक है। कौन से काल की? गुप्त काल की। ठीक है, गुप्त काल की पुस्तक है ये। और उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 पे, वो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ये आपका संविधान से क्वेश्चन लिया गया है। तो ऑप्शन अगर हम आते हैं, ऑप्शन में आपका राष्ट्रपति है, एंड ऑप्शन बी है आपका अध्यक्ष, एंड ऑप्शन सी है आपका उपराष्ट्रपति, और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो यहाँ से अगर हम देखें तो थोड़ा सा आपको हम इसके बेसिक पे ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम संसद को अगर हम समझें, मान लीजिए ये आपकी संसद है, संसद आपके 2 अंगों से मिलकर के बना हुआ है। एक का नाम होता है, एक का नाम है जो आप जानते हैं लोकसभा, और एक का नाम है राज्यसभा। ठीक है, और संसद के साथ एक और व्यक्ति जुड़ा होता है, वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो संसद का निर्माण होता है वो किन से मिलकर के होता है। तो आप याद रखिएगा, संसद का जो निर्माण होता है वो 3 लोग यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के होता है। या फिर हम ऐसे कहें, संसद के
कितने अंगों से मिलकर के निर्माण होता है? तो संसद का जो अंग है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यहाँ से आपका एक क्रॉस क्वेश्चन निकल के ये आता है कि क्या राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है? तो बिल्कुल नहीं। जो राष्ट्रपति होता है केवल संसद का जो आपका सदस्य होता है, लेकिन जो लोकसभा है उसका सदस्य नहीं होता। आपको समझ में आया क्वेश्चन? राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद का अंग होता है। अगर हम लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष, और राज्यसभा के अगर हम सदस्यों की कार्यकाल की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि जो राज्यसभा है ये अस्थाई सदन होता है, मतलब इसका विघटन कभी नहीं होता। इसमें इसके जो सदस्य होते हैं, इसके सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, और ये बीच बीच में परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन अगर वही बात करें तो जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और इसका विघटन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ जानकारी थी आपको हमने दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, और उसके साथ पहले हम इसका आंसर जानते हैं कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है लोकसभा की अध्यक्षता करता है। यहाँ से आपका अगर हम क्रॉस क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा कि लोकसभा का जो अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो उसका जो आंसर होगा वो होता है राष्ट्रपति। अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बात करें बच्चों तो राष्ट्रपति उसका आंसर होगा, लेकिन अगर लोकसभा की अध्यक्षता की कौन बात करता है तो वो होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी नर्मदा। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा नर्मदा नदी। थोड़ा सा हम इस डेल्टा के बारे में समझते हैं। एक्चुअली में डेल्टा क्या होता है, मान लीजिए ये पर्वत है, यहाँ से जो नदी जब नदियाँ निकलती हैं तो उनका जो पानी का जो वेग है, जो बहाव है, वो बहुत तेज होता है। ठीक है, और जैसे जैसे जब वो आगे की ओर बढ़ती हैं तो उनके ये जो किनारे होते हैं, जो पर्वतीय जो ढलान होते हैं, ये किनारे ये उसको काटते चलती हैं, और उसके साथ जो कंकड़ पत्थर जो बालू हैं उसको बहाते हुए लाती हैं, और जैसे ही वो मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं तो इनके जो बहाव की जो गति है वो बहुत धीमी हो जाती है, और इसके साथ साथ जो भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जिसके कारण वहाँ से नदियाँ कई रूप में बट जाती हैं चारों ओर से, और ये जो यहाँ पे निर्माण होता है, जो स्थलाकृति बनती है, वो से हम कहते हैं डेल्टा। आपको समझ में आया डेल्टा क्या होता है? तो नर्मदा एक ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगर हम आपको बताएं, मान लीजिए ये साउथ इंडिया का आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये बीच में आपका मध्य प्रदेश है, और यहीं पे आपका जो अमरकंटक की पहाड़ी है, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है यहाँ से होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, अमरकंटक की जो पहाड़ी है, ये बिल्कुल पठारी भाग है। तो यहाँ पे जो नदियों का ढलान होता है वो बहुत धीमा होता है, तो जिसके कारण से उनका जो काटने की, चट्टानों को काटने की क्षमता होती है बहुत कम होती है, जिसके कारण से वो अपने साथ बहुत कम बालू चट्टानों को लेकर के बहा पाती हैं, और इसीलिए नर्मदा नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक है, उसके बाद अगर हम थोड़ी सी एक और फैक्ट के जानने की कोशिश करें तो नर्मदा नदी के साथ साथ एक और नदी है, उसका नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यानी आपको यहाँ से 2 नदियां जानने को मिली जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कौन कौन? एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 8वां क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये कब लागू किया गया, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1982 एंड ऑप्शन डी है
1999। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ऐसे जानवरों के प्रोटेक्शन या ऐसे जानवरों के संरक्षण से संबंधित है जो विलुप्ति के कगार पर है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यही से पूछा है कि भारत में निम्न में से किस वर्ष में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया, तो वो आपका जो सही आंसर है 1972। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, और वनडे एग्जाम के साथ साथ पर्यावरण से संबंधित कई बार ये बिहार पीसीएस या फिर यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर इस वीडियो को जो पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो इसको आप स्टार लगा के और इम्पोर्टेंट इसको कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है? आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, आंसर आपके सामने है। जो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है ओडिशा एंड ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है। थोड़ा सा हम बेसिक समझते हैं कि एक्चुअली में कर्क रेखा होता क्या है। मान लीजिए ये ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच में जो रेखा खींची जाती है ये होती है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा होती है? ये भूमध्य रेखा। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा ग्लोब में जो सबसे बीच वाली रेखा होती है उसे कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा, या फिर इसका एक और नाम है, उसका नाम है विषुवत रेखा। इसे हम दो नामों से जानते हैं, एक भूमध्य रेखा और एक विषुवत रेखा। अगर हम इसमें और बात हम करें, जो भूमध्य रेखा है इसका जो अक्षांश होता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि ये ग्लोब को या पृथ्वी को ये दो बराबर भागों में बांटती है। अगर हम बात करें, जब अगर ऊपर चले हम नॉर्थ की ओर, तो ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, नॉर्थ की ओर जो आपको रेखा दिखाई दे रही है उत्तर दिशा की ओर, तो इस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। यानी जो कर्क रेखा है वो आपका पश्चिम और पूर्व की दिशा को मिलाते हुए चलती है, या फिर जो रेखा पूर्व और पश्चिम दिशा को मिलाते हुए ध्रुव की ओर बढ़ती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। अगर हम नीचे आए यानी साउथ दक्षिण दिशा की ओर हम आए, और ये जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं दक्षिण दिशा की ओर जो नीचे की तरफ है, इसे कहेंगे मकर रेखा। कौन सी रेखा? ये मकर रेखा। तो यहाँ से आपका बेसिक फैक्ट आपको जानने को मिला होगा। तो ये आपका नौवां जो क्वेश्चन था, कर्क रेखा कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है, तो वो आपका उड़ीसा है। अगर हम बात करें तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो वो संख्या है 8 राज्यों से। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है भारत के कर्क रेखा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है क्लोरोफार, ऑप्शन बी है फ्रेयान, ऑप्शन सी है ग्लिसरॉल एंड ऑप्शन डी है मार्स गैस। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से निकल के आया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं, ये होता क्या है। इसी को हम शॉर्ट भाषा में CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर हम देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है इससे सबसे ज़्यादा क्षति ओजोन परत को पहुंचती है। इसी के कारण ओजोन परत का जो क्षरण है सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है फ्रेयान गैस। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा फ्रेयान, ऑप्शन जो बी है ये सही आंसर हो जाएगा फ्रेयान गैस। अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की ओर आगे बात करें तो आपका एक ओजोन परत के संरक्षण के लिए
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहाँ से आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो ओजोन परत के संरक्षण से है। ओजोन परत के संरक्षण से है। क्लियर हुआ आप लोगों को? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम फ्रियान गैस के नाम से जानते हैं, जिसी को शॉर्टकट में हम CFC कहते हैं। इसका अगर हम स्वर्ण की बात करें, सबसे ज़्यादा उसका उत्सर्जन होता है वो, जैसे हम फ्रिज यूज करते हैं, AC यूज करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा इसका बहुत सारा इसका उत्सर्जन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 10 क्वेश्चन है आपको हमने कराया काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे अगले क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिसके द्वारा हमारी जो भी वीडियो हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। धन्यवाद।